बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग सिली पॉइंट एंड आई एम योर होस्ट आसिफ खान। बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग का दोबारा आगाज़ हुआ। ये बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान की इमेज के लिए वर्ल्ड ओवर। ये बहुत शानदार मौका है। अब तो खैर 2 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम आज पहला है वीक का, तो इस पर हम एक्सटेंसिव डिस्कशन करेंगे किसकी वजह से हुआ और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। कल होने वाले मुकाबले पाकिस्तान सुपर लीग के हुए, पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त हुई लाहौर कलंदर्स के हाथों, और इस तरह से जो फाइनल 4 हैं वो डिसाइड हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग के पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान हैव बीन नॉक्ड आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन। और ये पहला मौका है कि पेशावर ज़ल्मी की ऐसी बुरी परफॉर्मेंस देखी लाहौर, और उसके अलावा मुल्तान सुल्तान की भी परफॉर्मेंस अप टू द स्टैंडर्ड नहीं रही। ये बड़ी टीम से दोनों के कप्तान पाकिस्तान के कप्तान रह चुके हैं, एक तो बाबर आजम और एक के रिजवान। तो ये बहुत बड़ा मौका है। इस पर क्या इसमें सूरत हाल निकल के आती है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा बहुत सी खबरें चल रही हैं जो गर्दिश करती रहीं। उसके अलावा उनमें रिबटल भी अब तो आ चुके हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये कह दिया, हमने तो ये कहा भी नहीं था, तो जब कहा नहीं था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो टूर्नामेंट होने जा रहा है एशिया कप इसी साल, उसमें हम नहीं खेलेंगे। अगर नहीं खेलेंगे तो फिर अब वापस क्यों लिया ये फ़ैसला, इस पर भी बात होगी। उसके अलावा भी बहुत कुछ हमने मौजू आपके लिए सजाए हुए हैं। मेरा पैनल आज मुख्तलिफ है। शोएब मोहम्मद साहब मेरे साथ बैठे हैं, पाकिस्तान के लिए 45 टेस्ट मैच खेले, और ही इज़ फ्रॉम द फैमिली ऑफ ग्रेट बहुत ज़्यादा इनके पास लॉरल्स हैं, और क्या शानदार फैमिली। हनीफ मोहम्मद साहब इनके वालिद, उनके बाद मुश्ताक मोहम्मद साहब, सादिक मोहम्मद साहब टेस्ट क्रिकेटर, उनके अलावा भी इनके अंकल्स में बड़ी तादाद है। ये वाहिद फैमिली है पाकिस्तान की जिसकी 3 जनरेशन्स ने डबल 100 किया है फर्स्ट क्लास में। हनीफ मोहम्मद साहब ने, शोएब मोहम्मद साहब ने, उसके बाद शहज़र मोहम्मद साहब ने, और भी बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए। वो प्रोग्राम में चलते चलते आपसे जिक्र होता रहेगा। शोएब मोहम्मद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आसिफ भाई। मैं आपके लिए ना बहुत कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन ये भी मेरे ख्याल ज़्यादा बोल दिया था कि ये इतना भी दूसरे नहीं बोलते। नहीं कि 3 डबल सेंचुरीज तो हैं आपकी। हाँ, वो तो खैर आपने बोला जो भी है वो सच ही बोला है, इसमें कोई शक नहीं। उसके अलावा एक बात यह है कि 2009 का जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम जीती थी यूनुस खान की क़यादत में, उसके सिलेक्टर भी हैं ये, वन ऑफ द सिलेक्टर्स। तो शोएब मोहम्मद साहब के और भी कारनामे हैं वो प्रोग्राम में, मैंने जैसे कहा हम चलते आपको बताएंगे। एनालिस्ट हैं हमारे साथ एक मुनीरुल हक साहब, 40 बरस का तजर्बा लिए बैठे हैं अपने साथ, और तजर्बे के होने के बावजूद हर प्रोग्राम से पहले तैयारी करके आते हैं। दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव नोटिस्ड अबाउट हिम। मुनीरुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो मुनीर साहब आपसे मैं पूछूंगा, PSL का जो आगाज़ दोबारा हुआ, मतलब शानदार। पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मौजूद, पाकिस्तान आर्मी के सरबराह जनरल आसिम मुनीर वहाँ मौजूद, पहले रोज़ की बात कर रहा हूँ, शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, व्हाट नॉट, क्या ज़बरदस्त। हम गूज बम्स मुझे अभी भी आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। और PSL का दोबारा आगाज़, जिस तरह से जो फ़र्क था ना, पहले PSL हो रहा था और अब जो दोबारा PSL शुरू, उसमें जो जज्बे का फ़र्क नज़र आ रहा है ना, वो एक अलग ही फ़ज़ा एक नज़र आ रही है। ड्यू टू पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस तरह की शानदार कारकर्दगी दिखाई है, स्पेशली हमारी फ़ज़ाइया ने, तो उसके बाद से तो जो ऐसा लगता है कि एक नई रूह फूंक दी है, न सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तानी कौम में, बल्कि हर जगह आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी। और यही चीज़ हमें PSL में भी नज़र आ रही। PSL का जो इतनी जल्दी शुरू होना, यकीनी तौर से चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को क्रेडिट जाता है इसका, कि जिस तरह उन्होंने इतनी शुरू, और काफ़ी प्लेयर्स भी आ गए। हम देख रहे हैं कराची में डेविड वार्नर भी आ गए, जेम्स भी आ गए, मेहदी हसन भी आ गए, लाहौर मेहदी हसन, मिराज भी, बहुत सारे खिलाड़ी हमें नज़र आ रहे हैं, श्रीलंका से भी आए हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा जेस्चर है। और जो असल चीज़ है ना, वो ये कि ये जो एतमाद आया है ना पाकिस्तानी कौम में, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसी वजह से क्रिकेट में भी शायद PSL इतना फॉलो नहीं किया जा रहा था इस रिवाइवल से पहले। जो अब PSL शुरू हुआ बिल्कुल एक डिफरेंट है, लोग मैच भी देख रहे हैं। वो जो एक खुशी अंदर से मिली है ना हमें, बहुत, उसका कोई जवाब नहीं है। शोएब मोहम्मद साहब, आप अब तफसील से आप बताएं, व्हाट आर यू फीलिंग एज अ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर? मतलब ये फील थी पहले PSL के पहले मरहले में, जो दूसरा मरहला शुरू हुआ है? नहीं, एक्सपेक्टेशन इसलिए कि पहले ये पता ही नहीं था कि बीच में ये पार्ट 2 भी आएगा इसी PSL में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उसको प्रॉम्प्टली वापस से रीइग्नाइट किया और सरफेस किया, और लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट वापस से जारी हुई आफ्टर
एक तरह से जो भी मिसहैप लेटली पाकिस्तान को फेस करना पड़ा, और अल्लाह का करम है कि ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान के फेवर में आई कि PSL भी स्टार्ट हुआ और पाकिस्तान के इमेज रेस्टोरेशन अराउंड द वर्ल्ड जो है, थैंक्स टू आवर फाइटिंग पायलट्स, जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए दुनिया के सामने, इट इज़ एब्सोल्युटली रिमार्केबल, अपलॉडेबल, और उसको जितना भी अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। आपके ख़ानदान के कारनामे भी कम नहीं हैं, तो उस पर भी बात करूंगा, लेकिन कराची से शुरू करता हूं। कराची की PSL जब हुई थी तो आपसे मेरी मुलाकात एक हुई थी, आपको कोई आपको अवार्ड दिया था मोहसिन नकवी साहब ने? जी, वो क्या था? वो एक्चुअली चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में एक मोहसिन नकवी साहब की तरफ से इनविटेशन आया था कि PCB हनीफ मोहम्मद साहब के नाम पे एक हॉल ऑफ फेम की कैप और एक बहुत खूबसूरत सा मोमेंटो उन्होंने फ्रेम करा के वो दिया, जिसके अंदर उनका एम्बलम था, वो फेस का टॉर्सो था बना हुआ, और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो मेटल के अंदर थे। तो बड़ा खूबसूरत, इट्स अ वेरी हैवी पीस, अबाउट 10-15 kg का वो फ्रेम है, और लेकिन 15 kg की बात नहीं है, उनके रिकॉर्ड्स आर मच हैवियर देन मच हैवियर, खास तौर से बारबाडोस की विनिंग। आपको तो कुछ पता होगा उस विनिंग के बारे में। मुझे कहना है कि ये जो ख़ानदान है ना, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा सासा है। आपने 3 नाम लिया, हनीफ मोहम्मद साहब, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, 2 और चचा इनके हैं, वज़ीर मोहम्मद, रईस मोहम्मद। एक ने टेस्ट खेला, एक ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। जो रिकॉर्ड है हनीफ मोहम्मद साहब ने 337 रन बनाए थे 57-58 में, वो रिकॉर्ड आज तक बरकरार है, इसलिए कि वाहिद प्लेयर है कि जो अवैध सरजमीन पर टेस्ट क्रिकेट में किसी ने इतनी बड़ी इनिंग्स नहीं खेली अभी तक। वो रिकॉर्ड स्टिल इंटैक्ट है। फिर 499 के देख लें, या शुएब मोहम्मद साहब ने डबल सेंचुरी बनाई, हनीफ मोहम्मद साहब ने भी डबल सेंचुरी बनाई, एक अर्से तक वो रिकॉर्ड रहा। 32 है। उसके बाद शिवनारायण, वर्ल्ड में फिर शिवनारायण चंद्रपॉल और टैग नारायण ने उस रिकॉर्ड को बराबर किया। मतलब ये कोई एक चीज़ नहीं है। आप मुश्ताक मोहम्मद के कारनामे देख लें, सादिक मोहम्मद साहब के कारनामे देख लें, वो बहुत ही। तो हनीफ मोहम्मद ब्रदर्स के नाम से एक स्टैंड भी अब PCB में मौजूद है। हनीफ मोहम्मद साहब का तो स्टैंड अलग है। आप PSL में आप आए थे, कोई मैच आपने? जी हाँ, PSL के एक मैच नहीं, PSL के मैच में मैं नहीं आ सका था। वो इत्तेफाक की बात है कि इस दफ़ा जो टिकट्स वगैरह जो एक नॉर्मल स्टैंड के जो दिए गए थे थ्रू PCB, वो भी कोई तकरीबन 8 दिन के बाद घर पहुँचे, जब कराची के सारे मैचेस ख़त्म हो गए थे। तो मैं अगर जाना भी चाहता या उसको कहीं अपने फ्रेंड लिस्ट में अगर डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहता तो वो कर नहीं सकता था। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इसलिए कि मैंने कंप्लेन भी की, लेकिन ज़्यादा उसके ऊपर नोटिस नहीं लिया गया समाव, इसलिए कि बिज़ी होंगे ज़रूर सब, लेकिन ये कि इस तरह का मिसहैप होना नहीं चाहिए। चलें ठीक है, ये अनफॉर्चुनेट हुआ। हाँ, ऐसा हुआ। पाकिस्तान सुपर लीग का कल मुकाबले कल भी हुए, उससे पहले भी हुए। पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त हो गई। पहले तो पेशावर ज़ल्मी की ओवरऑल बात अगर करें तो उनकी टीम में क्या कमी थी? बॉलिंग उनकी मुझे लगा वीक थी, बैटिंग उनकी क्लिक नहीं कर सकी, मेरा ये ख्याल है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, बॉलिंग तो उनकी वीक थी, और पेशावर का आखिरी 2 मैच जितने उनके इम्पोर्टेंट थे ना, वो इंटेंट नज़र नहीं आया उनका, फ्रेंकली स्पीकिंग। और जो बहुत ज़्यादा भरोसा किया था साइम अय्यूब पे, वो भी तकरीबन ना चलने के बराबर है, वो भी वैसी परफॉर्मेंस नहीं थे। बाबर ने 1-2 मैचेस में 50 की, 1-2 मैच फिनिश भी किए, लेकिन ओवरऑल जो अगर हम पेशावर की बात करें ना, और ख़ास तौर से कल का जो डू और डाई गेम था, वो तो पेशावर ने जिस तरह खेला वो डिजर्व भी नहीं करते थे जीतना सिर्फ। और तो जिस तरह उनकी दोनों जो मैच हारे, हाँ, दोनों मैच में टॉस जीत गए थे, फिर इन्होंने फील्डिंग करने का फैसला किया पहले। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपके पास कौन सा इतना आपको चेस करने के लिए आपकी टीम अच्छी है जो आप चेस की तरफ जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बॉलिंग वीक है, इसलिए उसने इत्मीनान नहीं, बॉलिंग वीक अपनी जगह है, लेकिन आप ये देखें ना, 13 ओवर में अगर 149 वो बना लेते हैं और आपके पावर प्ले में ही 42 पर 4 हो जाते हैं 1-2 ओवर, तो मैच तो कहीं नहीं रहा ना। आपके पास जारहाने खेलने वाले कौन थे? हारिस थे, साइम थे, और ख़ुद बाबर को थोड़ा कह सकते हैं। तीनों अर्ली आउट हो गए, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसको कह सकें हम। तो कल का मैच बिल्कुल पेशावर डिजर्व ही नहीं करती थी, जिस तरह उन्होंने कैचेस ड्रॉप किए हैं, जिस तरह उनकी फील्डिंग में बॉडी लैंग्वेज थी।
लाहौर जो है वो बहुत आगे चले, नजर आ रही है। लाहौर की कल तो पेशावर की तरफ से मोहम्मद अकरम आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, लेकिन गुज़िश्ता मैच में जो लाहौर कलंदर्स से पहले उन्होंने कराची किंग्स से हार गए थे, उसके बाद बाबर आजम आए थे और उनसे सवालात बहुत हुए थे, लेकिन उनसे यही पूछा कि टॉस के हवाले से क्या पिच रीडिंग में उनसे कोई प्रॉब्लम हुआ। बाबर की शॉट आप लोग सुन लें पहले, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। हम जो शुरू में आए थे वो थोड़ी सी ड्राई पिच लग रही थी, हाँ, लेकिन देखें कभी कभार पिच रीड करना भी एक आर्ट है, उसको भी एक जैसी मर्जी आपके होम ग्राउंड में हो डिफरेंट आपको वो बिहेव दिखाती है। तो लेकिन मेरे ख्याल से क्रेडिट वार्नर और विंस को भी देना चाहिए, जिस तरह वो इन्होंने इनिंग्स बिल्ड किया और जिस तरह उन्होंने टोटल सेट किया और जो फिनिश उन्होंने किया नबी और खुशदिल ने, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से दूसरी चीज़ एग्जीक्यूट प्लान्स वैसे नहीं हुए एज अ बॉलिंग यूनिट। हमें जैसे जो बॉलिंग लाइनअप है हमारी जो बॉलिंग करती आई है वैसे एग्जीक्यूट नहीं हुए। शुरू में भी बहुत रन्स लीक किए हैं, इजी बॉलिंग हुई है, विकेट टू विकेट यहाँ पे आपको पता है कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है। जितना भी आप विकेट टू विकेट चेंज ऑफ पेस के साथ करेंगे तो उतना आपके लिए बचता है, लेकिन अब वो चीज़ नहीं हुई। देखें जब आप ये चीज़ें नहीं उसको अप्लाई करेंगे या उसको अकॉर्डिंग टू बैट्समैन आप अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर ऐसे तो बिग टोटल होते रहेंगे। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम ने यह कहा कि पिच रीड करने में शायद कुछ उनसे उलझन हुई, जिसकी वजह से उन्होंने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। हनीफ मोहम्मद साहब, शोएब मोहम्मद साहब के वालिद द ग्रेट हनीफ मोहम्मद के बारे में तमाम ही क्रिकेटर्स जिनसे मैं मिला हूँ, उन्होंने कहा पिच रीड करना इनसे बेहतर किसी को नहीं आता था। पिच रीडिंग इज़ एन आर्ट या कोई क्वालिटी है, कोई डिस्टिंक्शन है, क्या है? देखिए आसिफ भाई, डेफिनेटली इट्स सॉर्ट ऑफ एन आर्ट कह सकते हैं, इससे कि आप 100% इसके अंदर इट्स ऑलवेज एन एजम्पशन ही वाली बात है, लेकिन वो एजम्पशन भी आपका विद एक्सपीरियंस बढ़ता है और आप उसके टाइम एंड अगेन उसकी सिमिलर सिचुएशन, हर सिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, मिट्टी का जो सॉइल है इटसेल्फ हर कंट्री में अलग किस्म का होता है, उसका बिहेवियर अलग होता है, तो वो चीज़ें आपको याद भी रखनी पड़ती हैं। आप उसके ऊपर लॉन्गर इनिंग्स जब खेलते हैं तो फिर उसके बिहेवियर की समझ आती है, तो इट ऑल कम्स विद एक्सपीरियंस। और फादर हनीफ मोहम्मद साहब का ये था कि इवन पाकिस्तान में जो वर्ल्ड कप हुआ था, आरिफ अली खां अब्बासी साहब ने ख़ास उनको पिच की उसके लिए रखा गया था। तो एक दफ़ा ये हुआ कि सब लोग आ रहे थे, कोई चाबी डाल रहा है, कोई अंगूठा विकेट पे डाल रहा है, डैडी सिर्फ वहाँ से वॉक करके गए और वॉक करके विकेट से दूर और विकेट के ऊपर नहीं गए, और वहाँ से ग्राउंड्समैन जो थे एहसन आराई साहब, उन्होंने मुझे बताया था, तो हर कोई, तो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर पाकिस्तान को नेक्स्ट डे मैच था पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का, तो उसमें उन्होंने एक सजेशन दिया और उन्होंने कहा कि हर किसी का ये आइडिया था कि उसके ऊपर बैटिंग करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बैटिंग नहीं करना है, फील्डिंग करना। तो वो उन्होंने कहा, आप कह रहे मैं आपको अपने जो भी उन्होंने कहा होगा उस वक्त, तो हुआ ये कि वो वही डिसीजन लिया, फील्डिंग पहले की, और वो शुरू में विकेट गीला था, तो लोगों ने भी पूछा और एहसन भाई ने भी पूछा कि आपने कैसे बताया। उन्होंने कहा कि पिच की जो स्टम्प्स की जो पोजीशन होती है उसके अंदर मैं देख रहा था कि कितने नीचे तक मिट्टी कितनी सूखी है और कितना उसका सरफेस गीला है, तो उससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये पिच की कंडीशन है, इसका ये होगा। तो ये बहुत सी इस किस्म के बेताशा उन्होंने बहुत सी चीज़ें जो सिखाई और वो जो बताई, वो उनका एक्सपीरियंस तो खैर एब्सोल्युटली सेकंड टू नन था। तमाम पाकिस्तान टीम के कैप्टन, टॉप मोस्ट कैप्टन से लेके यू नेम इट, वो उनका कहना था कि इनसे ज़्यादा अच्छा पिच रीडिंग कोई नहीं। चलें, पीएसएल की बात से पहले आपने कैप्टन की बात की, तो यूनुस खान एक तकरीब में थे, होटल में थी कराची में, आप भी थे उसमें। अच्छा। तो यूनुस खान ने ये बात की, मैंने सुनी कि अगर ऑफ स्टंप को जज करना किसी ने सीखना है तो शोएब मोहम्मद से सीखे। अभी 2 रोज़ पहले 4 रोज़ पहले भी हम बात कर रहे थे। अच्छा। मेरे साथ बैठे थे, बड़ी मेहरबानी, मेरे साथ महमूद हामिद थे। अच्छा। तो उन्होंने जो ओवर दी ईयर्स जो ओपनर्स पाकिस्तान के गुजरे हैं, तो आपका नाम था। अच्छा। तो ये क्या, क्योंकि बाबर की बैटिंग पे हम बात करेंगे अगले मरहले में, तो क्या इंपॉर्टेंस होती है अपने ऑफ स्टंप को पक्का पता होना, क्योंकि शफल आप नहीं करते थे, आज के मॉडर्न डे बैट्समैन शफल भी करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, उसका रीज़न होता है शफल करने का और ना करने का,
कि आप अपनी जगह पे वेट करके बॉल की मेरिट के हिसाब से खेलना चाहते हैं या शफल करके थोड़ा सा बीच में आके ऑन साइड के ऊपर ज़्यादातर आप खेलना चाहते हैं। तो वो जब आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता है तो वो उस टाइम के ऊपर आप थोड़ा सा अंदर आके बॉल को अपनी बॉडी के करीब लेते हैं और ऑफ स्टंप की बॉल को भी कोशिश करते हैं कि मैं खींच के मिड ऑन पे आइदर एयरबॉर्न शॉट खेल लूँ यहाँ से यूँ फ्लिक करके, या आगे बॉल है तो उसको बिटवीन मिड विकेट एंड मिड ऑन कैरेस किया जाए और पेस ऑफ द बॉल यूज़ करके उसको बाउंड्री की तरफ खेला जाए। तो एक तो ये रीज़न होता है और उससे ये एडवांटेज होता है ज़्यादातर जो ब्रेड एंड बटर शॉट होता है एक ज़्यादातर अराउंड द वर्ल्ड जो जितने बैट्समैन उनकी कोशिश होती है कि इससे कि ऑफ पे फील्डर्स ज़्यादा होते हैं या फील्डर्स कम होते हैं। तो इसलिए आपकी कोशिश होती है कि यहाँ से ज़रा सा गैप मिला तो एक रन या तो होगा या फिर बाउंड्री पे तो कोई यूजली होता नहीं है, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो ये भी एक रीज़न होता है अमंग सो मैनी अदर रीजंस। तो एक तो ये पॉइंट था। तो बाबर आजम स्क्रीन पर हैं, ये इनके जो इससे पहले के मैचेस है उसमें हम देख रहे थे कि शफल कर रहे थे। अच्छा। लेकिन इन दो मैचेस में जो लास्ट इन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली हैं उसमें शफल करते नजर नहीं आए। इनकी बैटिंग एडजस्टमेंट के बारे में आप कुछ इज़हार ख्याल करें। देखिए बात ये कि इससे पहले जो बाबर अभी इतने अरसे से अमंग द टॉप रन गेटर्स पाकिस्तान के लिए रहे, टॉप लिस्ट टॉप रैंकिंग के अंदर रहे, उसमें वो कोई चीज़ तो सही कर रहे होंगे और जब आउट होने लगे या उनकी तरफ से जो एक्सपेक्टेशन ऑफ रन्स जो थी वो कम जो हो रही थी तो वो भी 30-40 कर रहे थे, 30-35, 28, 30-35। तो उसमें एकदम फेलियर नहीं आप कह सकते। वो बेसिकली मेंटल ब्लॉकेड मैं तो यही कहूँगा, इसलिए कि उनकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादातर अपने जो शॉट्स हैं अभी ऑन एयर ये दिखा रहे हैं हम? जी बाबर। अच्छा, तो पहले ये देख ये तो रन आउट था, इससे पहले बैटिंग की पूरी एक सीरीज चली है जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो उन बाबर आजम बीइंग बाबर आजम के दुनिया का टॉप मोस्ट बैट्समैन और उसके हर कोई कवर ड्राइव की तारीफ कर रहा है या थ्रू कवर्स प्लेसमेंट जो कर रहा है, तो वो उसके दिल दिमाग में कि दुनिया मुझे देख रही है और इन शॉट्स के लिए देख रही। तो ही had been there for quite some time to play those kind of fancy shots। देखिए क्रिकेट के अंदर अब ये जो फेलियर जो आया ना वो उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ मेरी नज़र के अंदर ऑफ कोर्स, कि वो शॉट्स खेलने के लिए वेट कर रहे थे कि मैं वो वाला शॉट खेलूँ कि जो दुनिया उसके ऊपर तारीफ़ करते रहे या तालियां बजाते रहे। और वो उसके ऊपर ज़बरदस्ती जब वो अब बहुत से बॉलें अब लोगों को जब समझ आई कि ये वाले शॉट्स के ऊपर बाबर थोड़ा सा वनरेबल नज़र आते रहे हैं लेटली, उसके ऊपर एजेस लगती रहीं, तो उनको जो डिज़ायर्ड लेंथ और लाइन है उस पर नहीं गेंद कर रहे थे। लेकिन ही वांटेड टू प्ले दोज शॉट्स, वो वाले शॉट्स खेलना चाहते थे। तो जब वो नहीं मिल रही, वो चौके जब नहीं मिलते हैं क्लास एक्ट बैट्समैन को, तो ही हैज़ टू टेम हिमसेल्फ, उसको अपने आप को रोकना पड़ता है। वो वहाँ वो रोका नहीं, सिंगल डबल्स पे आए नहीं, शॉट्स खेलते रहे और आउट हो गया। आउट होता है बैट्समैन, होता है आउट, लेकिन आउट कैसे होता है ये देखने वाली बात है। शोएब मोहम्मद साहब ने इस बात पे तफसील से बात की। आगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में दोबारा आपसे मिलते हैं, हम इस हवाले से मज़ीद बातें करेंगे। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। कल के मुकाबले पे हम बात कर रहे थे, चलते चलते बाबर आजम की टेक्निक पे बात हुई। शोएब मोहम्मद साहब ने बहुत तफसील के साथ उस चीज़ का अहाता किया। बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुनीरुल हक साहब, कल उसने बॉलिंग की भी बड़ी
उसने कहा कि बॉलिंग भी सही नहीं हुई, फील्डिंग खास तौर से बहुत ख़राब थी, 4 कैचेस छोड़े उन्होंने। देखिए कल तो कल के मुकाबले में कल लाहौर का के जो खिलाफ। डू और डाई गेम था ना, वो तो पेशावर की टीम ने कहीं से मुकाबला नज़र ही नहीं आया, ना उनके फील्डर, ना उनके बॉलर, ना उनके बैटर, कोई भी नहीं चल सके, बिल्कुल अब इजीली जीत लिया है। आप आखिरी 5 गेंदों पर 45 रन की ज़रूरत थी, थोड़ा सा मार दिया डैनियल सैम्स ने और कुछ नहीं तो 26 रन से फिर भी हारे, तो मैच तो एक तरफा था। तो पेशावर तो डिज़र्व ही नहीं करती थी, और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है माइंड यू फर्स्ट टाइम कि 10 पीएसएल में से 9 में वो हर दफ़ा प्ले ऑफ में पहुँचे और पहली मरतबा वो प्ले ऑफ में नहीं पहुँचे, तो जाहिर है ये। देखिए बॉलिंग तो उनकी ख़राब थी, बैटिंग में भी मुझे बताइए ना क्या परफॉर्मेंस है। बैटिंग में तो बैटर ऑफ भी कलर सारे सब सारे ऑफ कलर थे ना, सारा इनका डिपेंड कर रहे थे साइम अय्यूब और बाबर आजम पे। बाबर आजम के 288 या 282 कुछ रन हैं, 288 रन हैं टोटल इस पीएसएल में जो मैंने देखा, और स्ट्राइक रेट भी 128 का है, जो बहुत ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं है। लेकिन आखिर में मैंने देखा था थोड़ा टच में आ गए थे, 1-2 मैचेस भी उन्होंने जितवाए, सिवाय कल तो खैर वो अर्ली आउट हो गए, इससे पहले 94 की उन्होंने इनिंग्स खेली थी, सब ठीक है। तो लेकिन पेशावर ज़ल्मी की टीम शुरू से ही, जैसे मुल्तान का हमें नज़र आया है ना कि मुल्तान की टीम शुरू से ही वो नहीं थी, और पेशावर ज़ल्मी तो थोड़ी बेहतर पोजीशन में, शुरू में तो बहुत हार रहे थे, शुरू में तो लग ही नहीं रहा था कि वो यहाँ तक भी पहुँचेंगे, क्योंकि ऐसा तो मौका मुल्तान आएगा। और पेशावर में सिमिलर आप गलती देखते हैं, एक तो स्क्वाड बनाने में, सबसे पहले तो उनकी ड्राफ्टिंग में उन्हें जो लड़के लिए वो इतने अच्छे बॉलर्स नहीं ले सके, बैटर्स बहुत अच्छे थे उनके पास। नहीं देखिए मुल्तान ने तो अपने कई खिलाड़ियों को जो रिलीज़ किया है ना, वो उनके लिए बहुत तकलीफ दे हो गया। अब्बास आफरीदी को छोड़ना, खुशदिल को छोड़ना, मोहम्मद अली, उसामा मीर, ये तो प्लेयर थे जो उनके साथ चल रहे थे और हमेशा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे। पेशावर में ये इन्होंने कुछ पर भरोसा किया था, अब्दुल समद हैं, उन्होंने 1-2 मैचेस में अच्छा खेला लेकिन फिर और नहीं कर पाए। वो मेन फोकस जो है ना वो 3 पे देख रहे थे, साइम, बाबर एंड हारिस। अब वो हारिस भी आपको पता है कि वो कंसिस्टेंसी नहीं है उनमें, ना वो शॉट्स खेलते हैं तो प्रॉपर वो जो मॉडर्न क्रिकेट का शॉट होता है शायद उतना उनमें उन्हीं। क्लीन हिट उनसे कहीं अच्छी जो है मोहम्मद नईम मैंने देखा वो लगा रहे हैं, जो बहुत अच्छी। तो इनकी बैटिंग, इनकी बॉलिंग, इवन फील्डिंग, तीनों शोबे में ही मैं ये कहूँगा कि नाकाम नहीं है। फील्डिंग वो शोबा है जिससे, फील्डिंग तो बहुत ही पैथेटिक थी। फील्डिंग वो शोबा है जैसे शोएब मोहम्मद साहब का नाम उजागर करता है। माशाल्लाह, फील्डर भी वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन पाकिस्तान नो हिस्ट्री। डाउट। और जब खेला करते थे तो फील्डिंग में क्या ऐसे टिप्स हैं जो आपको, अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की टीम दे दें तो आप उनको देंगे? देखिए आसिफ भाई, हमारे पाकिस्तान टीम के अंदर जो बहुत अरसे से मैं देख रहा हूँ कि जो एम्फेसिस दिए तो जाते हैं फील्डिंग के लिए, या दुनिया भर के कोचेज़ आके चले गए, लेकिन उनके अंदर कोई रेक्टिफिकेशन प्रोसेस नज़र नहीं आया ओवरऑल तमाम, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो। आपको यू गॉट टू स्टार्ट विथ योर राइट फुट फर्स्ट वाली बात है कि कौन सा लेफ्ट पैर पहले आगे जाएगा कि राइट, जब शुरू में आप स्टार्ट लेते हैं आपकी बॉडी पोजीशनिंग क्या होगी, आपका एम क्या होगा, आपका डायरेक्शन टूवर्ड्स द बैट्समैन होगा। सर्टन पोजीशन से अगर यहाँ बैट्समैन है तो अगर मैं यहाँ मिड विकेट पे खड़ा हूँ तो मैं क्या इसकी तरफ वॉक करके जाऊँगा या कोई और मेरा डायरेक्शन होगा, तो और आपकी हैंड प्लेसमेंट, और फिर इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप आंख बंद करके लेफ्ट और राइट पे यूं बॉल आए तो यूं ऐसे पकड़ लें बॉल। अभी भी आंख बंद करके पकड़ रहे हैं मेरे ख्याल से, जो 4 कैचेस गिरे। बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरा कहने का मतलब है कि आप आंख बंद करके भी, लोग कहते हैं ना कि उल्टे हाथ पे था, अरे भाई उल्टे हाथ भी वही चीज़ है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन मसल डेवलपमेंट, हाउ यू डेवलप योर मसल्स। तो कैचिंग के लिए आपको डेवलप करना पड़ता है, आपकी फुटवर्क करेक्ट होनी पड़ती है, और आपको पैशन होना चाहिए। आपको हर सेशन में ये लीड करने की ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैं जब यहाँ से बाहर जाऊँ तो मेरे लिए तालियाँ एज ए फील्डर लोग बजा रहे हों, चाहे वो ड्रेसिंग रूम के प्लेयर्स में से हों या अमंग द 10 अदर मेंबर्स। तो आप पीएसएल की किसी टीम के साथ कभी किसी ने आपको नहीं कहा? नहीं, मुझे तो नहीं कहा, लेकिन मैं एक जनरल मैं तो बता रहा हूँ कि इसके अंदर कितनी डेप्थ है। ऐसा नहीं है, आपको बाज़ दफ़ा फील्डिंग से मैचेस पूरे चेंज, तीनों डिपार्टमेंट आर एज इम्पॉर्टेंट, बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग। फील्डिंग के अंदर एक दफ़ा मैं हैदराबाद में था तो वहाँ उन्होंने, मैं शायद 12th में नहीं था, तो वहाँ 90 पे एक रिचर्डसन ने, शाम का वक्त था, सूरज बिल्कुल आ रहा था, 10-15 कदम दूर कैच था, तो मैं हाथ रख के यहाँ से भागा, उसने फ्लैटर एक शॉट खेला पुल,
तो मैं भागते भागते और फिर लास्ट मिनट पे मैंने हाथ हटा के एकदम, वो बड़ा मुश्किल कैच था, मेरे ख्याल लाइफ का बहुत मुश्किल कैच था, सूरज बिल्कुल आंखों के, लेकिन वो कैच हो गया। वेरी नेक्स्ट बॉल के ऊपर नेक्स्ट ओवर की फर्स्ट बॉल पे एक और हाई स्कायर आया, तो वो भी मैंने डाइविंग एक कैच कर लिया। तो 2 बॉलों पे 2 मैच हम वो वेस्ट इंडीज से वो पूरा मैच जीत गए, और वो रॉडनी मार्श उसके एजुडिकेटर थे, तो वो उन्होंने फिर किताबें खोलनी पड़ी कि 12th मैन को ये मैन ऑफ द मैच दे सकते हैं कि नहीं, तो उसमें शायद लिखा था कि नहीं दे सकते, तो इसलिए नहीं मिला। मेरे कहने का मतलब है कि कितना मेजर डिफरेंस एक 12th मैन भी डाल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट बात, 87 का जो हम बेंगलोर टेस्ट जीते थे, तो उसमें भी मैं 12th मैन था। पहले शुरू में 4 टेस्ट खेला था, सेंचुरी भी की थी पहले टेस्ट मैच में, लेकिन 2-3 टेस्ट अच्छे नहीं गए, तो लास्ट टेस्ट नहीं खेल सका। तो उसमें गवास्कर साहब ने लिखा था कि मैंने एक शॉट खेला बिल्कुल तौसीफ की बॉल पे, बहुत फाइन, तो जैसे ही लगा मुझे पता था कि 100% चौका है, और थोड़े से 20-25 रन रह गए थे। तो टू माय सरप्राइज शुएब मोहम्मद ने फुल लेंथ डाइव मार के उसको वहीं रोक दिया। तो जब एक 12th मैन का ये जज्बा है, तो हम पाकिस्तान से कैसे जीत सकते? क्या बात है, सुनील गावस्कर एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। आज का मुकाबला होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड मुकाबला करेगी कराची किंग्स से। तो दोनों ही टीम्स पहुंच चुकी हैं, तो ये तो फिर ऐसा मैच है कि इसके अंदर अपने कॉम्बिनेशन को आजमा लेगी। एक चीज़ हो सकती है इसमें आसिफ कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़े मार्जिन से हराती है कराची को, तो शायद नेट रन रेट पे कहीं वो टॉप 2 में आ सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल है, इसलिए कि इस्लामाबाद का नेट रन रेट माइनस में है, -0.04, और कराची का प्लस में है 0.5। तो लग ये रहा है कि 1 और 2 का फैसला हो गया। कोयटा और कराची फर्स्ट और सेकंड हो गए, और इस्लामाबाद अगर आज जीत लेगी तो थर्ड हो जाएगी, और लाहौर जो है वो फोर्थ होगी। फिर अदरवाइज़ तो ये चारों टीमें ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। चलें, ये तो पहुंच चुकी हैं। अब थोड़ा पॉइंट टेबल को भी क्या देखें। आईसीसी ने अभी कुछ दिनों पहले ईमेल की थी, और आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप जो होने जा रही है उसकी जो रेटिंग बनी है, उसमें पाकिस्तान आखिरी नंबर पर है, 90 नंबर पर। फर्स्ट, आप ये सोच सकते हैं एज अ टेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान की टीम तमाम टीम्स में लास्ट नंबर पर है, 90 नंबर पर। टॉप है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका, उसके बाद टीम्स की ग्रेडिंग है इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान श्रीलंका से भी नीचे है, बांग्लादेश से भी नीचे है टेस्ट मैच में। ये रैंकिंग जो आईसीसी ने दी है, नहीं, ये सोच से तो बहुत दूर है ये चीज़, जैसे कि डाइजेस्टेबल नहीं है ये चीज़, लेकिन हार्ड फैक्ट भी है। लेकिन उसके लिए हमने बहुत मेहनत की है इस पोजीशन पे आने के लिए। इट हैड नॉट कम ओवरनाइट, इट हैड नॉट कम ऑटोमेटिकली। तनज़िया कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। इसलिए कि जब आप जब गलत डिसीजन लेंगे, गलत लोगों को रखेंगे, और बहुत से लोगों ने उन चीज़ों को, सिर्फ मैं नहीं हाईलाइट कर रहा हूँ कि मैंने कोई बता रहा हूँ, काफ़ी मीडिया में ये चीज़ आती रही है कि जब गलत डिसीजन होंगे, गलत सिलेक्शन होगी, गलत प्लेयर्स होंगे, उनको सही सिखाने के लिए उन लोगों को रखा गया है कि जिन्होंने खुद क्रिकेट नहीं खेली हुई है। तो ये चीज़ें तो आनी ही हैं। दूसरे मुल्क में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। कोई प्लेयर जब लाया जाता है तो वो चांसेस होते हैं कि वो 10 साल के लिए उस कंट्री के लिए खेलेगा, ऐसे ही उसको डीप एंड में नहीं थ्रो कर दिया जाता। तो ये करने के लिए हमें बहुत से काम ऐसे करने पड़े कि इस पोजीशन पे आए। तो आपने कहा क्रिकेट नहीं खेली, मुनीर भाई आता हूँ आपकी तरफ। क्रिकेट तो अब जो माइक हेसन आए पाकिस्तान के वाइट बॉल कोच, उन्होंने फर्स्ट क्लास भी नहीं खेली। नहीं, देखिए, पहले ज़माने में जो कोचेज हुआ करते थे उन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली होती, लेकिन एक आपका ट्रैक रिकॉर्ड होता है, एक माइंडसेट होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ स्किल्स करने के पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया के कितने टॉप मोस्ट प्लेयर्स हैं, उन्होंने अपना प्रोडिजी प्रोड्यूस करके दुनिया के सामने प्लेटर में दिया है। हार्डली एनी, इसलिए कि वो या तो करना नहीं चाहते, लेकिन जिन्होंने भी अगर वो आए भी अगर टॉप पोजीशन के ऊपर, तो उनके नाम के ऊपर वो नहीं लगा स्टैम्प कि इन्होंने आसिफ साहब को आके एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बना दिया, या पहले उनको कवर ड्राइव नहीं आती थी अब बड़ी ज़बरदस्त खेलते हैं, या इस किस्म की उनका स्ट्रेंथ बहुत हो गई है, बैटिंग आउट करने के लिए दुनिया का बेस्ट बॉलर चाहिए। ऐसा नहीं है, इसलिए कि ट्रांसफर स्किल्स अलग चीज़ है, और एक चीज़ होती है बहुत से दुनिया के ऐसे बैट्समैन के उनको कुदरतन एक गिफ्ट होता है कि वो आए, खड़े हुए और 10-15 साल अपने कंट्री के लिए खेले और लैंडमार्क्स अचीव करके वो रिटायर हो गए।
लेकिन उनको मुश्किलात उन लोगों को होती है कि जिनको इतना नहीं आता, वो स्ट्रगल करते हैं। जैसे बल्ब बनाने में भी 1800 एंड समथिंग दफ़ा लगे ना, तो 1836 और टाइम्स फेलियर जो था वो उसका एक्सपीरियंस था, और फिर उसके बाद जाके सक्सेस मिला। तो वो जो फेलियर, सक्सेस मिलने के लिए फेलियर साथ अटैच होना ज़रूरी होता है। दुनिया के बहुत से प्लेयर शुरू से आके अब सक्सेस स्टोरी होती है, और वो टिल रिटायरमेंट उनके साथ कुदरतन एक गिफ्ट होता है कि सम पीपल आर बॉर्न टू बी स्टार वाली बात है। तो उनको दे एंड नो स्टॉपिंग टू देम। तो ये कहने का मतलब है कि सिखाने के लिए और सीखने के लिए आपका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं कि आप दूसरों को क्या चीज़ अच्छी बता सकते हैं, समझा सकते हैं, और वो डेवलप करें। तो वो टाइम बताता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई 4-5 सेंचुरियाँ कर ली हैं तो आप दुनिया के बेस्ट कोचेज़ में से आ गए। देखिए माइक हैसन का मैं आपको बताऊं, वो ज़रूर अच्छे होंगे ना, उसमें कोई शक नहीं है कि न्यूजीलैंड की कोचिंग कर चुके हैं, और 2015 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था जहां न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंची थी, उसका कोच माइक हैसन थे। इसके अलावा केनिया की कोचिंग कर चुके हैं, आरसीबी के बहुत अच्छे कोच रहे, इस्लामाबाद यूनाइटेड कोचिंग है, तो कोच तो अच्छे हैं। और मेरी दुआ है कि बाबर आजम की जो भी हैं प्रॉब्लम्स उसको वो देखें किसी तरह उसको भी, और उनकी टीम अच्छी हो ताकि वो लगे। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के हवाले से मैं कहना चाह रहा था आसिफ, हमने कभी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप को अहमियत दी नहीं। पहली मरतबा हम 6ठी पोजीशन पे थे, सेकंड टाइम 7th पोजीशन पे, और अब जो लास्ट ख़त्म हुआ है तो उसमें हम 9वें और आखिरी नंबर पर हैं। इवन वेस्ट इंडीज़ की टीम भी हमसे ऊपर रही है, जो जिससे ज़्यादा मेरे ख्याल शर्म की बात कोई नहीं है कि नॉट यूमो में आपका 9वां नंबर होना। नहीं, शर्म की बात नहीं है, ये शोएब भाई ने बताया ना कि आपका किया धरा सामने आया। नहीं बिल्कुल, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। नहीं, लेकिन आपने अभी भी उससे कुछ सीखा तो नहीं है ना, आपको कुछ क्या करना है, अभी तो कुछ भी है। मैं हल्का सा ब्रेक लेता हूँ, उसके बाद जरूर, बताता हूँ। आपसे शुरू करूँगा, सीखा किसने है और किससे नहीं सीखा, ये इस ब्रेक के बाद आपके सामने रखता हूँ। खुशामदेद एक मरतबा फिर हम टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है उस पर हम बात कर रहे थे, और जो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के हवाले से आईसीसी ने एक रैंकिंग जारी की है, उसमें पाकिस्तान का नंबर 9 है, और पाकिस्तान को जो पैसे मिलेंगे, पैसों की रैंकिंग है बेसिकली, वो $4,80,000 पाकिस्तान को मिलेंगे, और जो टीम जीतेगी वो ऑस्ट्रेलिया भी हो सकती है, वो साउथ अफ्रीका भी हो सकती है, उसे मिलेंगे $3.6 मिलियन, यानी $36 लाख। और उसके बाद ये आपकी स्क्रीन पर है किस हिसाब से टीम को पैसे मिलेंगे। तो पाकिस्तान को सबसे कम पैसे जाएंगे। खैर ये पाकिस्तान क्योंकि टेस्ट मैचेस कम खेलता है, इस साल ही 5 टेस्ट खेल रहा है, लेकिन जिम्बाब्वे जो इस वक्त टेस्ट मैच रैंकिंग में 10वें नंबर पर है, उसने ये ऐलान किया, आज मैंने खबर पढ़ी कि हम 11 टेस्ट खेलेंगे। 11 इज़ अ ह्यूज नंबर। ऑस्ट्रेलिया 11 टेस्ट खेल रहा है इस साल, और जिम्बाब्वे 11 टेस्ट खेल रहा है, जो कि टेस्ट रैंकिंग में 10 पे है। क्या हो गया ये बड़ी यूनिक सी खबर है बिल्कुल, क्योंकि किसी को ये ध्यान में नहीं है कि जिम्बाब्वे की टीम जो है या उनका क्रिकेट बोर्ड इतना इनिशिएटिव ले सकता है। 11 टेस्ट मैच, इवन इंडिया इंग्लैंड भी इतने टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं जितना जिम्बाब्वे को मिलेगा, और जिम्बाब्वे की टीम अभी इंग्लैंड से ही टेस्ट मैच खेल रही है, 4 डे टेस्ट मैच है, और वहाँ से तो जिम्बाब्वे का एक तरह से उनके जो क्रिकेट बोर्ड है वो एक तरह से रिवाइवल चाह रहा है जिम्बाब्वे का। पाबंदी भी लगी, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद दोबारा जिस तरह से आए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि ये क्रिकेट के लिए अच्छा हो, जिम्बाब्वे के लिए अच्छा हो। और लेकिन बहरहाल है बड़ी न्यूज़, अगर 11 टेस्ट मैच में 6 सुना है मैंने कि वो अपनी मेज़बान यानी मेज़बान भी होंगे, 6 उनके अपने होम ग्राउंड पे होंगे, तो एक बड़ी चीज़ है जिम्बाब्वे के पॉइंट ऑफ व्यू। भाई एज अ टेस्ट प्लेयर, पाकिस्तान के सेलिब्रेटेड टेस्ट प्लेयर,
कितना बड़ा ये फ़र्क है, क्यों ऐसा जिम्बाब्वे ने आपके ख्याल में किया होगा? बहुत खर्चा भी करेगा क्रिकेट बोर्ड उनका। आपने बताया अभी $5 लाख शायद एक तकरीबन टेस्ट मैच $5 लाख एक अराउंड टेस्ट ये फिगर बॉल हाँ, पार्क ये मुझे किसी ने बताया था, आई एम नॉट श्योर। अच्छा बट एनीवे असल में होता ये है कि आप जितनी टफ क्रिकेट या बड़ी कंट्रीज, इसलिए कि जिम्बाब्वे एक तरह से नॉन एग्जिस्टेंट वाली टीमों में हालांकि से बड़े-बड़े आती है। प्लेयर थे इनके ज़्यादातर अच्छे प्लेयर तो बहुत आए हैं उनके पास, लेकिन उनकी रैंकिंग अमंग द टॉप लेवल के ऊपर नज़र नहीं आई कभी। तो बात यह है कि उनको, लेकिन इससे एक चीज़ आपको समझ आती है कि उनका माइंडसेट क्या है कि दे वांट टू बिकम अ बेटर टीम इन टाइम्स टू कम। फ्यूचर थिंकिंग, फ्यूचर प्लानिंग है। खर्चा वो नहीं देख रहे हैं, खर्चा तो उनका आधे मैचेस होम कंट्री में खेलेंगे, आधे बाहर खेलेंगे। तो लेकिन ये कि खर्चा करने से उनको ये जो एक्सपीरियंस मिलेगा, अगले साल भी कुछ 8-10 मैचेस खेलेंगे, उसके बाद तो 2-3 साल के अंदर जब ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलने का इनको मौका मिलेगा तो प्लेयरों में कोई ना कोई उसमें से स्टार निकलेगा और फिर उनकी पोजीशन जो है अमंग अदर टीम्स अराउंड द वर्ल्ड उसमें बेटर नज़र आनी शुरू होगी। जो अभी स्टेज के ऊपर हैं, इसलिए ये टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा हो रही है ताकि उनकी टीम या उनकी कंट्री के अंदर शौक ज़्यादा बढ़े। इससे कि जब दुनिया बाहर की टीमें आए उनके वहाँ भी आएंगी या कंट्री इनकी खेल रही होगी किसी मुल्क से, तो इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिकली जो जनरेशन नेक्स्ट है, बच्चे जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं, दे गेट एनग्रोस्ड विद इट। टीवी पे आ रहा होता है, न्यूज़पेपर में और इस किस्म की। तो ये एक हेल्दी साइन है फॉर द जिम्बाब्वे कंट्री। बिल्कुल। और हीथ स्ट्रीक यहाँ से खेलते थे, एंडी फ्लावर, ग्रांड फ्लावर, वन ऑफ द टॉप बैट्समैन, कैम्बल बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेफ्ट कैम्बल उनके ओपनर हुआ करते थे। तो आप इस चीज़ को तो देखें, पाकिस्तान टेस्ट मैचेस में अब क्या करने जा रहा है, सुनने में यह है, अभी कंफर्म खबर नहीं है कि मिसबाह उल हक शायद रेड बॉल के हेड कोच होंगे आपके। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि क्यों होंगे आसिफ। मुझे सिर्फ ये बताएं ना, 2019 में जब मिसबाह उल हक आए थे एज ए हेड कोच और चीफ सेलेक्टर के तौर पर, वहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट का डिटोरेशन शुरू हुआ है जो अभी तक नहीं संभला है। टेस्ट क्रिकेट के सबसे कामयाब कप्तान मान लिया आप, बहुत अच्छे बैट्समैन मान लिया, लेकिन कोचिंग इज समथिंग डिफरेंट। आपको दो बड़े ओहदे दिए गए, कोच हैं अब तो नहीं होने दें। आप आपने कितनी दफ़ा आजमाया है वकार यूनुस को, 5 मरतबा, फिर आप मेंटोर बना के लाए, वो भी ख़त्म हो गया, वो भी आपका सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया। 6ठी मरतबा यानी आपने वकार यूनुस को आजमाया और वो चीज़ आप क्लिक नहीं कर सकी। मेरा ख्याल है, अगर मेरी ज़ाती राय है, हो सकता है कि सबकी मुख्तलिफ हो, मिसबाह उल हक ने हमने बहुत मौका दिया था और बड़ा ऐसा मौका दिया था कि आप सब कुछ आप हैं, यानी आप चीफ सेलेक्टर भी थे, आप वो भी थे, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग भी कर रहे थे, आपको ये इजाज़त दे दी थी आप PSL में इस्लामाबाद उस वक्त जबकि आप चीफ सेलेक्टर भी थे। मुझे नहीं लगता कि उनके आने के बाद पाकिस्तानी टीम में चल रेड बॉल के हवाले से एक और भी खबर गर्दिश कर रही है कि सऊद शकील को कप्तान बनाया जाएगा। ये इसमें तो मुझे एतराज़ नहीं है, बल्कि ये बेहतर फैसला होगा। देखिए, अगर आपको किसी खिलाड़ी को टेस्ट कप्तान के तौर पर देखना होता है ना, तो पहले आप उसका फर्स्ट क्लास करियर देखते हैं कि फ़र्स्ट क्लास में उसने क्या किया है। इनके 80-90 फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, एवरेज भी अच्छा है, 22-23 सेंचुरियाँ हैं। पहले से पाकिस्तानी शाहीन की कैप्टनसी कर चुके हैं, नेशनल पाकिस्तान टेलीविज़न की कप्तानी कर चुके हैं। उसके अलावा अगर आप शॉर्टर फॉर्मेट में देखें, अभी कोयटा के लिए कप्तानी कितनी अच्छी कर रहे हैं, नेशनल T20 टूर्नामेंट्स इनको जितवाया है इन्होंने। तो पोटेंशियल तो है इनका और ये लॉन्ग टर्म चलेंगे, बिकॉज कि अभी 30 साल भी इनकी उम्र नहीं है, अभी 29 साल के हैं। तो ये चलेंगे, आर यू श्योर? चलना चाहिए अगर हम, ये तो श्योरिटी पाकिस्तान में तो नॉट अ गारंटी। यू आर वेरी राइट, पाकिस्तान में तो खैर किसी चीज़ की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप ये देख कर सोचते हैं ना कि आपको एक यंग टैलेंट मिल रहा है, तो एक जहन में होता है कि अगर ये कामयाब हो गए तो थोड़ा अरसे कम से कम कप्तानी बदलने का सिलसिला तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सऊद शकील से एक चीज़ मुझे परेशान करती है, वो ये कि जब बाहर मुल्कों में ये खेलने जाते हैं, इन्होंने साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में जो खेला है वो बहुत वहाँ नाकाम रहे हैं। सिर्फ एक इनकी 50 है, इनकी 10 इनिंग्स उन्होंने बाहर खेली हैं, तो वहाँ इनको थोड़ी सी अपनी बैटिंग को, एशिया के तो ये बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, श्रीलंका में भी डबल सेंचुरी बना चुके हैं, कैप्टन भी कैप्टनशी इतनी बुरी नहीं कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है शान मसूद के मुकाबले में अगर सऊद शकील को देखा जाए तो थोड़ा बेहतर मैं कह सकते हैं उनको। अच्छा, आपकी राय में मिसबाह उल हक एज रेड बॉल कोच फर्स्ट, देन सऊद शकील एज रेड बॉल कैप्टन, आपके ख्याल में? सऊद शकील एज कैप्टन, पहले सऊद शकील शान का, दोनों यंगस्टर ही हैं एक तरह से, मतलब
उनकी परफॉर्मेंसेस, अच्छे स्टार प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के दोनों, टेस्ट क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए। मेरे ख्याल शान अभी शान के साथ आप शुरू के कुछ मैचेस 6 मैचेस शायद हारे ज़रूर हैं, लेकिन ये कि टीम भी तो आप क्या दे रहे हैं ये भी तो देखें। एक ये बहुत मेजर पॉइंट है, जब आपके अंदर बॉडी ही नहीं है एक टीम के अंदर, तो वो चीज़ वो बाकी दूसरी की जाइंट्स को कैसे शेक करेगी। वन एक तरह से खुद अंदर से डिसमेंटल और इस किस्म का उनका माइंडसेट हुआ कि वो इतना प्रूव नहीं कर सके ऑलरेडी, वो जो बहुत से प्लेयरों को सिलेक्शन ली और वो शान मसूद को तो दे आप दी। समझते हैं शान मसूद को अभी हटाना अभी नहीं चाहिए? इसलिए कि वो थोड़े से उससे सीनियर भी हैं, सऊद इज फार मच यंगर, तो ही हैज स्टिल टाइम, और शान मसूद को थोड़ा सा और ज़रूर कैरी ऑन करना चाहिए। दैट वुड बी द राइट डिसीजन। दूसरी बात मिसबा वाली, जो मेरा भी यही व्यू पॉइंट है कि जो प्लेयर या एक ऐसा कोच जिसके पास तीनों फॉर्मेट आपके अंडर हों, तो अब वो कौन से हॉर्न्स आ गए हैं कि वो चीज़ छुप गई है। आप कोई भी चीज़ में आते हैं तो बेटर परफॉर्मेंस दे के आते हैं, तो इनकी कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस। मैं SNGPL के कोच रहे ये 2 सीज़न। नहीं, वो पाकिस्तान के जो प्रेशर्स है ना वो अलग, इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। जो लोकल क्रिकेट या ये PSL वगैरह में अब ये सारे फेलियर्स होके आए बाहर कंट्री में अभी पिछले काफ़ी अरसे में, और इवन पाकिस्तान में भी जो खेले ज़्यादातर फेलियर्स आए। अब ये 10 इनिंग, इसलिए ये एकदम से स्टार वापस से रिवाइव, री-इग्नाइट और फ्यूल इंजेक्शन इनके अंदर, दे गेट स्ट्रॉन्गर एट द नीज। वाई? इसलिए कि ये PSL के 10 मैचेस के अंदर इतना तो इंसान प्लेयर होता ही है कि 3-4 इनिंग्स में वो कहीं ना कहीं कुछ अपने कलर्स दिखा देता है, परफॉर्मेंस दे देता है। नहीं, मैं ओवरऑल सब प्लेयरों की बात कर रहा हूँ। तो बात ये है कि वो प्लेयरों को वापस मौका मिलता है, वो अमंग द परफॉर्मर हाईलाइटेड प्लेयर होते हैं, हेडिंग्स लग जाती हैं 2-4 इनिंग्स की, और इसलिए वो वापस से स्टार हो जाते हैं। वेरएज पाकिस्तान का बैकग्राउंड में आप अगर जाके देखें पीछे, तो वो आपको परफॉर्मेंस बड़ी, तो मिसबा वाली जो बात हम कर रहे थे, मिसबा ने तो सारा डिजास्टरस, मैंने उसी वक्त जिस दिन ये हुआ था उसी दिन मैंने टीवी पे ये चीज़ें बोली थी कि एक बंदे के पास ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इसे कि वो तीनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, और वो किसको ब्लेम देगा कि जी आपकी परफॉर्मेंस बिलो पार थी। तो इस वजह से, और इनका खुद का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई ऐसा डिसीजन मेकिंग बैट्समैन, ही हैड प्लेड गुड क्रिकेट फॉर पाकिस्तान, ही हैड बैटेड वेल, वो उनकी क्रेडिट में आता है, बट नॉट एनीथिंग अबव दैट। तीनों फॉर्मेट के अंदर ना उनका कोचिंग के अंदर ना सिलेक्शन के अंदर इतनी परफॉर्मेंस, पहले जो फर्स्ट स्टेप भी है वही गलत। चलें सिलेक्टर, आप क्योंकि सिलेक्टर भी रहे हैं, सिलेक्टर के हवाले से सरफराज अहमद का नाम आ रहा है। अच्छी बात है, हमारी प्रोडिजी है, कुछ हद तक तो अच्छे ही काम करेगा, बिल्कुल डिपार्टमेंट में नहीं, उसको बहुत से साथ इतना रहे तो कुछ चीज़ें, जब इंसान बच्चे से बड़ा हो रहा होता है ना, तो बहुत सी चीज़ें इंसान सीखता भी है। तो उसका जो माइंडसेट जो है वो स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर की तरह, जब ओपनर ही मैंने ही उसको वहाँ जब मुझसे जब आगे से एक नेशनल बैंक के शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैच एकदम आउट ऑफ द ब्लू 7 नंबर पोजीशन पे हमारे साथ PIA में बैटिंग करते थे, तो ओपन कराने के लिए उसको भेजा और ही स्कोर्ड 50 ऑड रन्स ऑन अ ट्रिकी विकेट। तो बात ये है कि ही हैज लर्नड इट हार्ड वे, और ही इज अ गुड क्रिकेटर, तो ही कुड बी मोस्ट डेफिनेटली, आई बिलीव ही वुड बी बेटर ऑफ। खत्म हो रहा है। अगर आप सरफराज अहमद की बात, तो ये तो बिल्कुल मैं भी मुत्तफिक हूं। विराट कोहली पे हम बात कर ही रहे थे। विराट कोहली के लिए ब्रायन लारा ने लिख दिया अपने सोशल मीडिया हैंडल पे कि उन्हें लगता है कि विराट कोहली रिटायरमेंट वापस ले लेंगे। वो कहता है कि टेस्ट क्रिकेट कमतर हो गई है विराट के जाने के। नहीं, बात तो देखें बहुत हद तक सही है, जितने बड़े वो प्लेयर हैं, 60 डबल सेंचुरियाँ, कितने उन्होंने टेस्ट मैच जितवाए हैं, टेक्निकली बड़े परफेक्ट, फिटेस्ट प्लेयर, फिनिशर बहुत अच्छे, सब चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन आपने सुना होगा उनके जो साथी हैं, उनके साबिक कोच रवि शास्त्री, उन्होंने उनसे बात की थी और उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उन्हें कोई रिग्रेट नहीं है, वो अपना खेल खेल चुके हैं
और जो ख्याल जो बातें थी वो कि चूँकि इंग्लैंड की टीम जो इंग्लैंड से टेस्ट मैच खेल रही है भारतीय टीम, उसमें ये हिस्सा नहीं होंगे, इसीलिए रोहित शर्मा उसके बाद विराट कोहली ने रिटायरमेंट करा। योर टू सेंस अबाउट विराट देखिए वो बहुत ही ग्रेटेस्ट ऑफ क्रिकेटर्स में से वर्ल्ड में आए, उन्होंने ही लॉन्च्ड हिमसेल्फ और रोल मॉडल बन गए बहुत जल्द कम टाइम के अंदर। इसलिए कि उनके ना होने से डेफिनेटली वो जो कलर्स जो हैं वो डिम पड़ गए हैं वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। इसलिए कि बहुत से बच्चे और इवन क्रिकेटर्स ऑफ रिप्यूट मतलब उसकी फॉलोइंग थी और हाउ ही बिहेव्स ऑन द फील्ड एज अ बैट्समैन, कि किस तरह इनिंग बिल्डअप करना, उसकी बॉडी फिटनेस देखें, इस किस्म की चीज़ें। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है क्रिकेट को। क्रिकेट इज़ एट लॉस बाय हिज एब्सेंस। ये इतनी बड़ी बात कर दी, इसके बाद मज़ीद मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ हमने आज डिस्कस किया है और जिसमें सबसे पहले हमने रिवाइवल ऑफ द PSL को सेलिब्रेट किया, उसके बाद फिर हमने PSL के मैचेस देखे, उसके बाद हम जिम्बाब्वे के 11 टेस्ट मैचेस पर हैरत का इजहार मेरे दोनों पैनलिस्ट ने किया। दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया, आपके देखने का बहुत शुक्रिया। हम आपके सामने अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।